जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। जितनी देर हमारे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, 12 साल हो गए हैं, लगभग उतने ही सालों के लिए जवाहरलाल नेहरू जी जेल में रहे। वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। सर भाषण बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन तथ्यों के मामले में कमजोर पड़ जाते हैं। बहुत कमजोर। जब भारत छोड़ो आंदोलन था तब आपके राजनीतिक पूर्वज कहां थे? लोकसभा में वंदे भारत के 150 वर्ष पूरे होने पर आयोजित विशेष चर्चा के पहले ही दिन पीएम मोदी ने अपने भाषण में पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मोहम्मद अली जिन्ना के नाम का जिक्र करके पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर हमला बोला, कांग्रेस को निशाने पर लिया। पीएम मोदी ने अपने भाषण में एक पुराने पत्र का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर मुस्लिम कट्टरपंथियों के दबाव में वंदे भारत गीत में काट-छाट करने का आरोप लगाया। दोपहर बाद कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी जब खड़ी हुई तो उन्होंने पीएम मोदी के इन बातों का काउंटर किया। उन्होंने चर्चा में भाग लेते हुए पीएम मोदी पर कई हमले किए। प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में पीएम मोदी पर एक्टिंग करने, गलत तथ्य पेश करने और केवल चुनाव के लिए राजनीति करने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए। पीएम मोदी और प्रियंका गांधी के अलावा पहले दिन की चर्चा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर, सपा सांसद अखिलेश यादव, शिवसेना उद्धव गुट के सांसद अरविंद गणपत सावंत अच्छा बोले। हाँ, इस चर्चा के दौरान एक दृश्य ऐसा भी दिखा जो दुखी करने वाला रहा, उसकी भी चर्चा करेंगे। आज की संसद रिपोर्ट काफी दिलचस्प होने वाली है, आप आखिर तक बने रहिए। 8 दिसंबर 2025 संसद के शीतकालीन सत्र का एक और दिन। आज लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर विशेष चर्चा शुरू हुई। नेता सदन और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चर्चा की शुरुआत की। वो लगभग 50 मिनट तक बोले। इसके पहले कि मैं आपको उनके भाषण के प्रमुख अंश बताऊं, उसके पहले आप ये देखिए, और मैं यहाँ अपने एडिटर से ये उम्मीद करूंगा कि वो एक ही साथ फ्रेम पे सारे दृश्य रखें। सुबह जब पीएम मोदी चर्चा की शुरुआत कर रहे थे तब सत्ता पक्ष की तरफ लगभग 100% हाजिरी थी। विपक्ष की तरफ की कुछ कुर्सियां खाली थी। आपको ये भी बताएं कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मौजूद नहीं थे। पीएम मोदी के भाषण के ठीक बाद जब लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता और सांसद गौरव गोगोई अपना भाषण देने लगे तो सत्ता पक्ष की तरफ की कई कुर्सियां खाली हो गई। गौरव गोगोई के बाद अखिलेश यादव बोलने के लिए खड़े हुए और कैमरा फुल हाउस गया तो दिखा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ काफी कम सांसद बैठे हुए हैं, आप खुद देख रहे हैं। और ये दृश्य दुखी करने वाला रहा क्योंकि ये डिबेट देश के लिए महत्वपूर्ण है और ये बहस देश के सांसदों ने ही मांगी थी। इस बारे में आप सोचिएगा। फिलहाल हम बढ़ते हैं पीएम मोदी के संबोधन की तरफ। पीएम मोदी जब अपनी बात रख रहे थे तो बोलते बोलते वो बार बार वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को बंकिम दा कह रहे थे। उनके ऐसा करने पर टीएमसी सांसद सौगत राय ने उन्हें टोका और फिर जो हुआ आप खुद देखिए। बंकिम दा का ये भाव सूत्र, बंकिम बाबू बोले। अच्छा, थैंक यू। आपकी भावनाओं के लिए मैं आदर करता हूं। बंकिम बाबू ने थैंक यू दादा, थैंक यू। हाँ, आपको तो दादा कह सकता हूं ना, वरना उसमें भी आपको इतराज हो जाएगा। दरअसल दादा का संक्षिप्त रूप है जिसका मतलब भाई होता है। इसका इस्तेमाल बंगाली लोग भाइयों, दोस्तों और जान पहचान वालों को संबोधित करने के लिए करते हैं। तृणमूल सांसद की भी आपत्ति इसी बात को लेकर के थी कि सांस्कृतिक व्यक्ति के लिए दा शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वंदे मातरम गीत के महत्व और उसके इतिहास का जिक्र करते हुए पीएम मोदी अपने भाषण के उस हिस्से में पहुंचे जहां उन्होंने एक पत्र का जिक्र करके पंडित नेहरू पर हमला बोला। उन्होंने पंडित नेहरू के मोहम्मद अली जिन्ना के आगे घुटने टेकने का आरोप लगाया। फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को
अपना सिंहासन डोलता दिखा। बजाय कि नेहरू जी मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को तगड़ा जवाब देते, करारा जवाब देते, मुस्लिम लीग के बयानों की निंदा करते, और वंदे मातरम के प्रति खुद की भी और कांग्रेस पार्टी की भी निष्ठा को प्रकट करते हैं। लेकिन उल्टा हुआ। वो ऐसा क्यों कर रहे वो तो पूछा ही नहीं, न जाना। लेकिन उन्होंने वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी। जिन्ना के विरोध के 5 दिन बाद ही 20 अक्टूबर को नेहरू जी ने नेताजी सुभाष बाबू को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में जिन्ना की भावना से नेहरू जी अपनी सहमति जताते हुए कि वंदे मातरम की, ये जो उन्होंने सुभाष बाबू को लिखा है, वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को इरिटेट कर सकती है। मैं नेहरू जी का कोट पढ़ता हूं। नेहरू जी कहते हैं, मैंने वंदे मातरम गीत का बैकग्राउंड पढ़ा है। नेहरू जी फिर लिखते हैं, मुझे लगता है कि ये जो बैकग्राउंड है इससे मुस्लिम भड़केंगे। साथियों, इसके बाद कांग्रेस की तरफ से बयान आया कि 26 अक्टूबर से कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक कोलकाता में होगी, जिसमें वंदे मातरम के उपयोग की समीक्षा की जाएगी। लेकिन देश का दुर्भाग्य कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। वंदे मातरम के टुकड़े करने के फैसले में वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। आपने पीएम मोदी को सुना, अब आप कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी को सुनिए इसी मसले पर। दोपहर बाद जब प्रियंका गांधी के बोलने का समय आया तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गलत तथ्य पेश करने का आरोप लगाया और उन्होंने जो पत्र पढ़ा था उसके काउंटर में एक दूसरा पत्र पढ़ा। सुन लीजिए सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कहा, सुन लीजिए, सुन लीजिए। माय डियर जवाहर, reference Vande Mataram. We shall have a talk in Calcutta and also discuss the question in the working committee if you bring it up there. I have written to Dr. Tagore to discuss this matter with you when you visit Santi Niketan. Please do not forget to have a talk with him when you visit Santi Niketan. ये 17 अक्टूबर को लिखी जाती है। 10 अक्टूबर को नेहरू जी इसका जवाब देते हैं और आपके और 20 माफ करिए 20 अक्टूबर को, हाँ ठीक है, 20 अक्टूबर को नेहरू जी इसका जवाब देते हैं। इस जवाब की एक पंक्ति प्रधानमंत्री जी ने सुनाई, बाकी पंक्तियां क्यों नहीं सुनाई? क्योंकि उनमें नेहरू जी क्या कह रहे हैं? There is no doubt that the present outcry against Vande Mataram is to a large extent a manufactured one by the communalists. Whatever we do, we cannot pander to communalists' feelings, but to meet real grievances where they exist. I have decided now to reach Calcutta on the 25th morning. This will give me time to see Dr. Tagore as well as other friends. समझ रहे हैं आप? प्रधान चुप है तो समझ ही गए होंगे।
फिर क्या होता है? फिर नेहरू जी कलकत्ता जाते हैं और गुरुदेव जी से मिलते हैं, और उसके अगले दिन गुरुदेव जी एक चिट्ठी लिखते हैं जिसमें वो लिखते हैं, अंग्रेजी में चिट्ठी है, उसका एक अंश मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ, जिसमें गुरुदेव जी कहते हैं कि जो दो अंतरे हमेशा गाए जाते थे उनका महत्व इतना गहरा था कि उस हिस्से को कविता के शेष हिस्से तथा पुस्तक के उन अंशों से अलग करने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं थी। उन्होंने ये कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में हमेशा से वही दो अंतरे ही गाए जाते थे और उनको गाते हुए कुर्बानी देने वाले सैकड़ों शहीदों के सम्मान के लिए उन्हें ऐसे ही गाना उचित रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि बाद में जोड़े गए अंतरों का सांप्रदायिक मायना निकाला जा सकता है और उस समय के माहौल में उनका इस्तेमाल अनुचित होगा। इसके बाद 28 अक्टूबर 1937 में कांग्रेस की कार्य समिति ने अपने प्रस्ताव में वंदे मातरम को राष्ट्रगीत घोषित किया। उन्हीं दो अंतरों को कार्य समिति की बैठक में महात्मा गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित नेहरू, आचार्य नरेंद्र देव जी, सरदार पटेल जी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी सब मौजूद थे। इस प्रस्ताव के ये सभी महापुरुष इस प्रस्ताव से सहमत थे। आगे क्या होता है ये भी सुना लूं। भारत की आजादी के बाद जब इसी गीत के इन्हीं दो अंतरों को 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने संविधान समिति में भारत का राष्ट्रगीत घोषित किया, तब लगभग यही महापुरुष मौजूद थे। इनके साथ साथ B.R. अम्बेडकर जी भी सभा में थे और इनके साथ साथ मेरे सत्ता पक्ष के साथियों के नेता श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी मौजूद थे। वही दो अंतरे राष्ट्रगीत घोषित किए, किसी ने कोई आपत्ति जारी नहीं की, कोई आपत्ति नहीं जताई। वैसे इन तथ्यों के साथ जुड़ा एक और तथ्य भी है जो मैं यहाँ पे आपके सामने रखना चाहती हूँ। आज हम अपने राष्ट्रगीत पर बहस कर रहे हैं, लेकिन हमारा राष्ट्रगान भी एक कविता का एक अंश ही है, एक लंबी कविता का एक अंश है। और इन दोनों राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के अंश को चुनने में सबसे बड़ी भूमिका गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की थी। वंदे मातरम के इस स्वरूप पर सवाल उठाना, जिसे संविधान सभा ने स्वीकार किया, न सिर्फ उन महापुरुषों का अपमान करना है जिन्होंने अपने महान विवेक से ये निर्णय लिया, मगर एक संविधान विरोधी मंशा को भी उजागर करता है। क्या सत्ता पक्ष के हमारे साथी इतने अहंकारी हो गए हैं कि अपने आप को महात्मा गांधी जी से, रविंद्रनाथ टैगोर जी से, राजेंद्र प्रसाद जी से, बाबा साहब अम्बेडकर जी से, मौलाना आजाद जी से, सरदार पटेल जी से, सुभाष चंद्र बोस जी से बड़ा समझने लग गए हैं? मोदी जी का अपने भाषण में ये कहना कि राष्ट्रगीत को एक विभाजनकारी सोच द्वारा काटा गया, उन सब महापुरुषों का अपमान है जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश की आजादी की लड़ाई में झोंक दिया। वंदे मातरम को विभाजित करने का आरोप लगाकर आप पूरी संविधान सभा पर आरोप लगा रहे हैं, उसके हर एक नेता को दोषी ठहरा रहे हैं। यह हमारी संविधान सभा और हमारे संविधान का खुला वार है। और जहां तक जवाहरलाल नेहरू जी की बात है, जितनी देर हमारे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, 12 साल हो गए हैं, लगभग उतने ही सालों के लिए जवाहरलाल नेहरू जी जेल में रहे। किस लिए? इस देश की आज़ादी के लिए।
पीएम मोदी ने अपने संबोधन में इमरजेंसी का जिक्र भी किया था। उन्होंने देश को याद दिलाया कि जब वंदे मातरम गीत के 100 साल पूरे हुए थे तो देश में इमरजेंसी लगी हुई थी, देशभक्तों को जेल में डाल दिया गया था। ऐसा कह के वो कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रहे थे। वंदे मातरम 150 वर्ष की यात्रा अनेक पड़ावों से गुजरी है, लेकिन आदरणीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम का जब 50 वर्ष हुए तब देश गुलामी में जीने के लिए मजबूर था और वंदे मातरम के 100 साल हुए तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जब वंदे मातरम 100 साल के अत्यंत उत्तम पर्व था, तब भारत के संविधान का गला घोंट दिया गया था। जब वंदे मातरम 100 साल का हुआ, तब देशभक्ति के लिए जीने मरने वाले लोगों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। जिस वंदे मातरम के गीत ने देश को आजादी की ऊर्जा दी थी, उसके जब 100 साल हुए तो दुर्भाग्य से एक काला कालखंड हमारे इतिहास में उजागर हो गया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में उनके इस आरोप का जवाब देने की भी कोशिश की। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर बार बार पीछे देखने का आरोप लगाया। प्रियंका गांधी ने कहा कि ये सरकार कमजोर है, लिहाजा आज के मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहती और आज के मुद्दों से बचने के लिए बार बार पीछे अतीत में देखना पसंद करती है। आपका मकसद है कि हम फिर से उसी अतीत में मंडराते रहें, उसी की तरफ हम देखते रहें जो हो चुका है, जो बीत चुका है, क्योंकि ये सरकार वर्तमान और भविष्य की ओर देखना ही नहीं चाहती। वे इस काबिल ही नहीं रही। सच्चाई ये है अध्यक्ष महोदय कि आज मोदी जी वह प्रधानमंत्री नहीं रहे जो एक समय में थे। सच ये है कि ये दिखने लगा है, उनका आत्मविश्वास घटने लगा है, उनकी नीतियां देश को कमजोर कर रही हैं और मेरे सत्ता पक्ष के साथी चुप इसलिए हैं क्योंकि अंदर अंदर से वे भी इस बात से सहमत हैं। प्रियंका गांधी मुस्कुराते हुए सत्ता पक्ष पर हमलावर थी। तभी सत्ता पक्ष की तरफ से टोका टोकी हुई और इसके जवाब में प्रियंका ने एकदम से सख्त तेवर अख्तियार करते हुए सत्ता पक्ष को सुना दिया। हाँ, कोई बात नहीं, हम तो देश के लिए हैं, हम देश के लिए हैं। आप चुनाव के लिए, हम देश के लिए हैं। हम जितने भी चुनाव हारे, हम यहाँ बैठे रहेंगे और आपसे लड़ते रहेंगे और आपकी विचारधारा से लड़ते रहेंगे। अपने इस देश के लिए, अपनी इस मिट्टी के लिए लड़ते रहेंगे। आप हमें रोक नहीं सकते। पीएम मोदी और प्रियंका गांधी के अलावे कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने भी अपने संबोधन से माहौल गरमा दिया। उन्होंने वंदे मातरम पर बात करते हुए आज की समस्याओं का जिक्र भी किया, जिसके लिए उन्हें चेयर की तरफ से टोका भी गया। आप चाहे जितना भी कोशिश कर लो, आप पंडित नेहरू जी के जो उनका योगदान था उस पे एक भी काला दाग आप लगाने में सक्षम नहीं होंगे। आप चाहे पूरे कोशिश कर लो, आप एक भी उन पे काला दाग लगाने में आप सफल नहीं होंगे। हाँ, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में और उससे पहले मुस्लिम लीग का विद्रोह था। मुस्लिम लीग ये कहना चाहती थी कि पूरा वंदे मातरम को बहिष्कार करना चाहिए, पूरे वंदे मातरम को बहिष्कार करना चाहिए। लेकिन मुस्लिम लीग को यह अधिकार कहां से मिला? और क्या मुस्लिम लीग के अनुसार हमारा देश चलेगा? क्या मुस्लिम लीग के अनुसार क्या कांग्रेस पार्टी चलेगी? कतई नहीं। हमारे उस समय के जो हमारे नेता थे, मौलाना आजाद साहब,
उन्होंने स्वयं कहा कि मुझे वंदे मातरम में कोई भी आपत्ति नहीं है। यह फर्क है कांग्रेस के मौलाना आजाद और मुस्लिम लीग के जिन्ना के बीच में। और उन्होंने लाख कोशिश करने के पश्चात भी, लाख दबाव डालने के पश्चात भी 1937 के कांग्रेस वर्किंग कमेटी में के सेशन में यह निर्णय लिया गया कि जहां पर भी नेशनल गैदरिंग होगी वहां पर हम शुरुआत में वंदे मातरम के पहले 2 पंक्तियों को हम गाएंगे। इस सिद्धांत को मुस्लिम लीग ने बहुत बड़ी इसकी आलोचना की, बहुत बड़ी आलोचना की, और आलोचना हिंदू महासभा ने भी की। ये कभी कभी हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के जो राजनीतिक उद्देश्य है वो एक हो जाते हैं। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीगों ने दोनों वंदे मातरम को एक विशेष राजनीतिक रूप से देखा, और मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने दोनों ने कांग्रेस पार्टी की आलोचना की। लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर चलेगी तो किसी हिंदू महासभा या किसी मुस्लिम लीग के नहीं, भारत के जो हमारे आबादी है, भारत की जो हमारी जनसंख्या है, भारत में जो वंदे मातरम के जो मूल भाव है उसके साथ। मूल भाव वंदे मातरम किस संदर्भ में लिखा गया? ब्रिटिश के विद्रोह में वंदे मातरम का नारा कब लगाते थे? जब हम ब्रिटिश के अंदर हम खौफ पैदा करना चाहते थे। वंदे मातरम का नारा कब लगाते थे? जब हम ब्रिटिश को बताना चाहते थे कि हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं। तो ये था मूल भाव वंदे मातरम का, ब्रिटिश के विद्रोह करने का। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके राजनीतिक पूर्वजों ने वंदे मातरम की इस मंशा को आपने कब पूरा किया? कब आपने ब्रिटिश का विद्रोह किया? कब किया? अब वंदे मातरम का उद्देश्य था कि ब्रिटिश को के बीच में डर फैलाना। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने उस मंशा को कब पूरा किया? 1937 की आप बात करते हैं और 1937 में आपको आपत्ति है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन था तब आपके राजनीतिक पूर्वज कहां थे? अगर आपको लगता है कि वंदे मातरम के साथ कांग्रेस पार्टी ने उसको दुर्बल करने की एक साजिश की, तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जब वंदे मातरम का जो मूल उद्देश्य था कि अंग्रेज और भारत छोड़ो, तो उस भारत छोड़ो के आंदोलन में आप लोग कहां थे? पूरे देश ने जनगण मन को नेशनल एंथम, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा रचित जनगण मन को नेशनल एंथम का तवज्जो दिया, तो आपके राजनीतिक पूर्वजों ने लगभग 52 साल आपने ना राष्ट्रीय तिरंगा आपने अपने शाखाओं में लगाया, ना राष्ट्रीय नेशनल एंथम अपने शाखाओं में कहा। सदन पहली बार भारत के राजधानी में बम विस्फोरण हुआ, एक बार भी उसका उजागर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं किया। हम 150वीं जन्म जयंती वंदे मातरम की मना तो रहे, लेकिन क्या हम आज वर्तमान के भारत को सुरक्षा दे पा रहे हैं? क्या हमने दिल्ली के राजधानी में हमारे दिल्ली वासियों को हमने सुरक्षा दी? क्या हमने जम्मू कश्मीर में हमारे वहां के पर्यटकों को सुरक्षा दी? ये काम, ये कर्तव्य नहीं है? हम कैसे मनाएंगे? ये वंदे मातरम की चर्चा पर है सर। विकसित भारत की बात कर सकते हैं तो वर्तमान की बात भी कर ही सकते हैं। 2047 की बात कर सकते हैं तो 2025 की बात भी कर सकते वंदे हैं। मातरम के 150 वर्षों की यात्रा का आलोचना तो आज हम सुरक्षा की बात करते हैं। आज हम सुरक्षा की बात करते हैं। किसी की आलोचना नहीं की आज सभापति महोदय, प्रधानमंत्री ने किसी की आलोचना नहीं की। सभापति महोदय, सभापति महोदय, तो इसलिए वंदे मातरम तक। सभापति महोदय, अगर वास्तविक में अगर 150वीं जन्म जयंती वंदे मातरम का पालन करना है तो हमें सुरक्षा देना होगा, स्वास्थ्य की सुरक्षा देनी होगी। आज दिल्ली में, पूरे उत्तर भारत में, गंगा तट पे जितने भी लोग हैं, किसान हो, श्रमिक हो, आज वो वायु प्रदूषण के कारण आज उनका वो सांस नहीं ले पा रहे। आज आप देखिए कि हमारे सीमाएं सुरक्षित है। पहलगाम के बाद आज पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल है वो हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ बैठते हैं।
पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में और करीबी बात आ गई है और करीब हो गए हैं, और आप लोग उस पर कुछ नहीं कह रहे। आज करेंसी, जब आपने एक टाइम पे कहा जब करेंसी बढ़ती है तो उम्र का उजागर है, आज तो भारतीय करेंसी। सर मैं आपके साथ मैं ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हो चुकी है, उस पर आप लोगों ने भी किया था और विपक्ष के दिया था। मुझे लगता है आज वंदे मातरम की 150 वर्षों की यात्रा है, आज इसको अगर इस चर्चा को किसी आरोप प्रत्यारोप से या विवादों से ऊपर रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। सर 150वीं जयंती तो वर्तमान में मना रहे हैं, तो वर्तमान में भारत के प्रति जो हमारे कर्तव्य है उसकी बात ना करें तो हम कैसे करें। और इसीलिए आज करेंसी, जिस करेंसी का आपने उजागर किया कि करेंसी जब बढ़ती है तो किसी का उम्र का उदाहरण मिलता है, आज तो 100 तक पहुंच गया करेंसी। तो ना वायु प्रदूषित है, ना वायु से हम सुरक्षित है, ना करेंसी हमारी सुरक्षित है, ना हमारी सीमा सुरक्षित है, ना हमारे दिल्ली में हम सुरक्षित है, ना जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो सुरक्षा उनको मिलनी चाहिए, जो राजनीतिक सुरक्षा मिलना चाहिए, जो संपूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, जो यूटी का दर्जा मिलना चाहिए, ना उनको हम दे पा रहे हैं। आज ना हमारा उद्योग सुरक्षित है, आज मोनोपोलीज के कारण आज आम ग्राहक आज बड़े बड़े उद्योगपति के पैर पे आज पड़ा हुआ है। इंडिगो के आज हम देख रहे हैं कि एक मोनोपोली आई, जिस मोनोपोली के कारण आज आम व्यक्ति आज रो रहा है, आज एक आम व्यक्ति आज उसके घर उजड़ गए। आपसे हमने ऐसे एक मिनट सुन लें, आपसे आग्रह करता हूं कि स्वयं ऑनरेबल स्पीकर ने कहा था कि आज जो हम चर्चा कर रहे हैं ये केवल वर्तमान के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लोग भी आज की इस चर्चा से प्रेरणा लेंगे। देखिए आपकी इस चर्चा से प्रेरणा लेंगे और मुझे लगता है कि आपको बहुत से अवसर मिलेंगे जब आप आलोचना कर सकते हैं, आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं, लेकिन आज की चर्चा कम से कम मैं आपसे धन्यवाद सर। वंदे मातरम राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्य को उजागर कर, और आज तो हमारा वोट भी सुरक्षित नहीं है, आज तो हमारा वोटर लिस्ट भी सुरक्षित नहीं है। आज हम विभिन्न प्रदेशों में देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये सरकार यूपीआई की बात करती है, जेम ट्रिनिटी की बात करती है, आधार की बात करती है, लेकिन मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट नहीं देना चाहती। वो काम वो कागज से करवाना चाहती है। तो ना आज वोट सुरक्षित है, ना आज स्वास्थ्य सुरक्षित है, ना सीमा सुरक्षित है, ना करेंसी सुरक्षित है, ना व्यापार सुरक्षित है। सपा सांसद अखिलेश यादव ने अपनी बात रखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को अंग्रेजी शासन के बराबर लाकर खड़ा करने की कोशिश की। हम कैसा देश बनाना चाहते थे और किस दिशा में हम लोग देश को ले जा रहे हैं। सभापति महोदय, मुझे अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री जी ने वो बात याद दिलाई कि अंग्रेजों के ज़माने में अगर बच्चे भी वंदे मातरम गा देते थे तो उन्हें देशद्रोही के कानून से जेल भेज दिया जाता था। आज जब हम आज़ाद हो गए हैं तो आज देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है कि जो प्राइमरी स्कूल है वो बंद किए जा रहे हैं। 26,000 से ज़्यादा स्कूल बंद हो गए। और जब बच्चों को पढ़ाने के लिए हम लोगों ने जिम्मेदारी उठाई, पीढ़ी के समाज के लोगों ने जागरूक होकर के पढ़ाने की कोशिश की, तो कभी अंग्रेजों ने मुकदमा लगाया था बच्चों पर देशद्रोह का। आज़ादी के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहां पर मुकदमे उन पे लगाए जो पढ़ने गए और जो पढ़ाने गए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद राजेश वर्मा ने अपने भाषण के आखिरी हिस्से में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की गैर मौजूदगी का मुद्दा उठाया। कितनी गंभीरता उनके अंदर है और कितना राष्ट्र के प्रति उनके अंदर प्रेम है कि आज इस महत्वपूर्ण विषय में भी सदन में मौजूद नहीं है। उनके लिए कहना चाहते हैं कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हमारी लड़ाई सत्ता के लिए नहीं है, सत्य के लिए है। हमारी लड़ाई कुर्सी के लिए नहीं है, स्वाभिमान के लिए है। हम रहे या ना रहे, ये देश रहना चाहिए और ये तिरंगा शान से लहराना चाहिए और संसद से लेकर सड़क तक एक स्वर में गूंजना चाहिए। और वो स्वर कुछ और नहीं, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम है।
बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। चर्चा में भाग लेते हुए शिवसेना उद्धव गुट के सांसद अरविंद गणपत सावंत ने वंदे मातरम और जनगण मन के इस्तेमाल पर बीजेपी को घेरा। हम तो स्वतंत्रता के बाद में पैदा हुए, तो स्कूलों में हम 15 अगस्त 26 जनवरी राष्ट्रगीत गाते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं, तो वंदे मातरम गाते थे। अब उसके बाद में भी सर 50-60 साल तक प्रभात फेरियां निकलती रही स्कूलों में भी, वंदे मातरम, भारत माता की जय करते रहे, हिंदू मुस्लिम सभी इकट्ठे घूमते रहे। लेकिन उसमें एक चीज और याद आती थी, झंडा ऊंचा रहे हमारा विजय विश्व तिरंगा प्यारा, वो भी हम गाते थे। और वो गाते थे तो आज उसकी याद आती है कि जो तिरंगा हमारे मित्र, हमारे सत्ता पक्ष के पितृ संगठन ने कभी 50 साल अपने कार्यालय पे लहराया नहीं, कभी नहीं लहराया, न राष्ट्रगीत कभी गाया, राष्ट्रगान कभी गाया, राष्ट्रगीत कभी गाया। आज वही लोग वंदे मातरम की सराहना करने पर आए, उनकी सत्ता उसका उनका भाग्य है। राष्ट्रगीत आपने 50 साल तक बिल्डिंग पर फ्लैग होस्टिंग नहीं होता था, इतना भी मालूम नहीं। पहले तो बाला साहेब ठाकरे जी, अगर ये अरविंद जी को सुनते हैं ना, उनका आत्मा को बहुत दुख होता है, पहले समझने दो। नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ सच्चाई बोल रहा हूँ। सच्चाई ये है कि आगे चलकर और बताता हूँ, डॉक्टर हेडगेवार जी और माननीय गुरुजी, जिनको मैं मानता हूँ आज भी, उनके किताब में कहीं भी वंदे मातरम का उल्लेख नहीं है, किसी भी किताब में बताना। अब डॉक्टर हेडगेवार जी के और अपने गोलवलकर गुरुजी के किताब में कहीं वंदे मातरम का उल्लेख हो तो बता दें। मैं यही कहता हूँ आपको। आज हम आज़ादी की बात करते हैं तो आत्मनिर्भरता की भी बात करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भरता की बात की, मैं उनकी सराहना करता हूँ। ये आत्मनिर्भर होना अच्छी बात है, सही में आत्मनिर्भर है। कौन सी संस्था है हमारी जो आत्मनिर्भर है? कौन सी संस्था हमारी है जो आत्मभान रखकर काम करती है? न्याय व्यवस्था से लेकर कोई भी संस्था लीजिए आप, सीबीआई लीजिए, इनकम टैक्स लीजिए, ईडी लीजिए और चुनाव आयोग लीजिए, एक भी आत्मनिर्भर नहीं है, ना आत्मभान रखकर काम करता है। वंदे मातरम कहना है ना, तो ये भी देखना है, इधर भी वंदे मातरम की जरूरत है। प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ, राज्यपाल कार्यालय लोक भवन, अरे भैया लोक भवन ये नाम बदल के होने वाला है क्या? तीर्थ प्राशन करना, देखो तीर्थ देखने में भी नहीं मिलता, प्राशन करना तो दूर। लोक सेवा कहने के लिए ठीक है, सेवा का मंदिर के दरवाजे बंद है। और हम आज़ादी की बात करते हैं, आत्मनिर्भर की बात करते हैं, वंदे मातरम की बात करते हैं। मणिपुर में आज भी वंदे मातरम की जरूरत है, नहीं ध्यान दिया, प्रदूषण पर नहीं ध्यान दिया, चुनाव आयोग पर नहीं ध्यान दे रहे। सत्ता पक्ष की तरफ से चर्चा में भाग लेते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक भावुक संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ये नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं कि जनगण मन और वंदे मातरम के बीच एक दीवार खड़ी है, जबकि ऐसा नहीं है। ये दोनों गीत भारत माँ की दो आंखें हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। अध्यक्ष महोदय, आज हम वंदे मातरम की गरिमा को पुनर्स्थापित कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हम सबके खिलाफ यह नैरेटिव बनाने की कोशिश कर सकते हैं कि वंदे मातरम और जनगण मन के बीच एक दीवार खड़ी की जा रही है। ऐसा नैरेटिव बनाने का प्रयास यह विभाजनकारी मानसिकता का परिचय देता है। अध्यक्ष महोदय, हमारे मन में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के लिए बराबर का सम्मान है। जो लोग यह बात नहीं समझते हैं वे मां की ममता को भी नहीं समझते हैं। मां अपने बच्चों में, अध्यक्ष महोदय, भेद नहीं करती है। जनगण मन और वंदे मातरम मां भारती के दो सपूतों की किलकारियां हैं, मां भारती की दो आंखें हैं। अध्यक्ष महोदय, जनगण मन और वंदे मातरम दोनों ही हमारे राष्ट्रीय गौरव हैं। तो लोकसभा में ये महत्वपूर्ण चर्चा देर रात तक चली। आपको किसका भाषण अच्छा लगा
किसके भाषण में कौन सी बात अच्छी लगी, कमेंट करके बताइए। यहाँ हम अपने प्रोडक्शन टीम से ये उम्मीद करेंगे कि आज के भाषण में जो 2-3 प्रमुख भाषण हैं उनके लिंक, जो कि संसद टीवी के लिंक है, जो कि पूरा का पूरा भाषण है, वो डाल दें, ताकि अगर आपका मन हो तो वो पूरा भाषण भी जाकर के सुने। आज जो बहस हुई है संसद में वंदे मातरम गीत पर, उसमें हर वक्ता, हर सांसद ने जो कहा उसे सुना जाना चाहिए। काफी तथ्य आपके सामने क्लियर हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।